गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के इस नेक्स्ट वीडियो में आज हम इनडेफिनेट इंटीग्रल और एंटी डेरिवेटिव के बारे में पढ़ेंगे और उसके साथ एक थ्योरम को हल करेंगे। इनडेफिनेट इंटीग्रल और एंटी डेरिवेटिव किसे कहते हैं? परिभाषा क्या है इसकी कि यदि एफ जेड और फाई जेड दो सिंगल वैल्यूड एनालिटिक फंक्शन हैं किसमें, इन ए सिंपली कनेक्टेड डोमेन जी में, एंड इफ फॉर एवरी जेड इज एलिमेंट ऑफ जी फाई जेड इज इक्वल टू एफ जेड अगर हमारे पास है, देन फाई जेड इज कॉल्ड एन इनडेफिनेट इंटीग्रल और एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ जेड, डिनोट बाय फाई जेड विच इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड डी जेड। अब हम इसको समझेंगे। यदि एफ जेड और फाई जेड कोई हमारे पास एक मानी विश्लेषिक फलन है, किसमें है? इन सिंपली कनेक्टेड डोमेन जी में। मैं अब आपका डायग्राम बनाती हूँ। मान लीजिए कि ये हमारे पास एक सिंपली कनेक्टेड डोमेन है, ये हमारे पास एक जी है, और ये कौन सा है? सिंपली कनेक्टेड डोमेन है। ये सिंपली कनेक्टेड डोमेन। सिंपली कनेक्टेड डोमेन की परिभाषा मैंने आपको पिछले वीडियो में बताई थी। यहाँ पर क्या होता है, अगर इस डोमेन के अंदर कोई भी, अगर सपोज एक ये कर्व लिया, इस कर्व को हम कितना भी संकुचित करते जाएं, बाद में एक जो पॉइंट आता है वो पॉइंट इसी डोमेन में रहता है, तो उसे हम सिंपली कनेक्टेड डोमेन कहते हैं। तो हमारे पास ये हमने माना है कि यहाँ पर इस डोमेन में एफ जेड और फाई जेड दोनों के दोनों हमारे पास सिंगल वैल्यूड एनालिटिक फंक्शन है। अब एक मानी विश्लेषिक फलन के बारे में भी मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। तो सिंगल वैल्यू एनालिटिक फंक्शन है दोनों के दोनों। तो दोबारा से मैं आपको समझाती हूँ फिर से। इफ़ एफ जेड एंड फाई जेड बोथ आर सिंगल वैल्यूड एनालिटिक फंक्शन इन अ सिंपली कनेक्टेड डोमेन जी, तो ये जो हमारे पास सिंपली कनेक्टेड डोमेन है, इस डोमेन में एफ जेड और फाई जेड दोनों के दोनों हमारे पास में सिंगल वैल्यूड फंक्शन हैं। किसके लिए? इफ़ फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ जी। सपोज मान लीजिए जेड इसका एलिमेंट है इस जी का, कि कोई भी एलिमेंट ले लीजिए इसमें से। सपोज हमने जेड ले लिया, तो ये हमने जेड इज एलिमेंट ऑफ जी लिया, तो इसके लिए यदि फाई डैश जेड इज इक्वल टू एफ जेड है, यदि हम इस फाई जेड का डिफरेंशियल निकालें और वो हमारे पास एफ जेड के बराबर हो, तो हम कहेंगे कि फाई जेड इज कॉल्ड एन इनडेफिनेट इंटीग्रल और एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव मतलब प्रति अवकलज। तो आप जानते ही हैं कि डिफरेंशियल का उल्टा अवकलज होता है और अवकलज का उल्टा डिफरेंशियल होता है। तो यहाँ पर ऑफ एफ जेड डिनोटेड बाय दिस, तो हम इसको इस रूप में डिनोट करते हैं। तो इनडेफिनेट इंटीग्रल को हम फाई जेड इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड डी जेड के रूप में डिनोट करते हैं, जहाँ पर कि एफ जेड और फाई जेड दोनों हमारे पास में सिंगल वैल्यूड फंक्शन हैं, जो कि एक सिंपली कनेक्टेड डोमेन के अंदर हैं। आपने इनफाइनाइट इंटीग्रल पहले 12th में भी पढ़े हैं, वो रियल वेरिएबल्स के लिए पढ़े हैं। यहाँ पर हम कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के लिए पढ़ा रहे हैं, कॉम्प्लेक्स फंक्शन के लिए पढ़ा रहे हैं। तो कोई भी फंक्शन जो कि, अब इसमें क्या आप देखिए कि कोई भी फंक्शन जो कांस्टेंट होता है उसका डेरिवेटिव हमेशा ज़ीरो आता है। तो जैसे y इज इक्वल टू, सपोज कांस्टेंट फंक्शन है, तो हम क्या करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? ज़ीरो। तो किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव अगर फंक्शन कांस्टेंट है तो हमेशा ज़ीरो होता है। तो इनडेफिनेट इंटीग्रल में हम इसीलिए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाते हैं कि फाई जेड इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ डी जेड प्लस सी। जब हम इसको हल करते हैं तो हम इसमें प्लस सी और लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि कोई भी हम इंटीग्रल जो करेंगे, अगर उस दो इंटीग्रल करेंगे और उनका डिफरेंस लाएंगे तो वो उनके अंतर के बराबर होता है। तो कोई भी दो इंडेफिनेट इंटीग्रल में अचर संख्या का अंतर हो सकता है, क्योंकि किसी भी अचर संख्या का डिफरेंशियल हमेशा ज़ीरो होता है। अब हम एक थ्योरम करते हैं। थ्योरम हमारे पास में है, इफ़ एफ जेड इज एनालिटिक इन ए सिंपली कनेक्टेड डोमेन जी, then the indefinite integral z0 to z
Z0 टू Z क्या है कि कोई दो बिंदु हैं हमारे इस डोमेन में, Z0 से Z FZ DZ इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ जॉइनिंग Z0 विथ Z इन G। तो इसका मतलब क्या है, मान लेते हैं कि हमारे पास में ये एक डोमेन है, ये हमारे पास में सिंपली कनेक्टेड डोमेन G है। इसमें हमने कोई एक पॉइंट लिया यहाँ पर Z0 और यहाँ पर कोई हमने पॉइंट लिया Z। अब हमने ये दो पॉइंट लिए Z और Z0। अब इस प्रदेश में इन दोनों को मिलाने वाले कई वक्र हो सकते हैं। मैं इसको इस तरह से भी मिला सकती हूँ, इस तरह से भी, इस तरह से भी, इस तरह से भी, हम किसी भी रास्ते से इसको मिला सकते हैं। तो हमें ये क्या सिद्ध करना है कि इन दोनों का जो इंटीग्रल है, जो हमारा इंटीग्रल है Z0 टू Z FZ DZ, वो इनके पाथ से स्वतंत्र होता है, वो इनके एंड पॉइंट पर ही निर्भर करते हैं, Z0 और Z पर। ये किस रास्ते से आपस में एक दूसरे से जा कर के मिले, इस पर ये डिपेंड नहीं करता है। तो अब मैं इसको मिटा करके दोबारा से, तो हमारे पास में सपोज़ ये हमारे पास में Z0 है, ये पॉइंट Z0 है, ये पॉइंट हमारे पास में Z है। अब हम एक कर्व Z0 से Z तक मिलाएं। ये हमारे पास मान लीजिए C1 है और ये यहाँ से दूसरा पॉइंट हमारे पास में ये पॉइंट है, इसको हमने यहाँ से इधर से मिलाया, तो ये हमारे पास सपोज़ C2 है। तो ये हमारे पास में दो कर्व आ गए। तो जब ये दो कर्व आपस में मिले तो एक ये कंटूर इंटीग्रल बन गया, पूरा का पूरा कर्व बन गया। तो हमारे पास में इन दोनों को साथ में लेने पर मान लेते हैं कि इसको हम गामा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारे पास एक सिंपल कंटूर बन गया जिसे कि हम गामा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब कॉशी फलन में कॉशीज थ्योरम में आपने क्या देखते हैं, मैंने पिछले वाले आपके वीडियो में कॉशीज थ्योरम पढ़ाई थी। उस कॉशी थ्योरम में आप क्या देखते हैं कि कोई भी अगर किसी भी डोमेन में कोई भी एक कर्व है और वो कर्व का जो इंटीग्रल होता है, सपोज़ ये हमारे पास में G है और ये C है, तो इस कर्व का इंटीग्रल FZ DZ, इसमें कोई पॉइंट है, फंक्शन जो कि एनालिटिक है, C कर्व के अकॉर्डिंग वो 0 होता है। ये हमने कॉशी थ्योरम में पढ़ा था। तो यही थ्योरम हम यहाँ पर लगाएंगे कि हमारे पास में ये एक जो कर्व बन गया Z0 से Z0 से लेकर के और ये वापस से Z0 तक आने तक एक क्लोज कर्व बन गया। तो ये जो हमारे पास क्लोज कर्व है, इसको हमने गामा से रिप्रेजेंट कर दिया। तो हम कॉशी थ्योरम इसमें लगा देते हैं। तो कॉशी थ्योरम से हमारे पास में क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ गामा FZ DZ। इसके अंदर कोई भी ये फंक्शन है, यहाँ पर ये फंक्शन FZ DZ इज़ एनालिटिक है। तो ये हमारे पास में क्या था, कॉशी थ्योरम से इंटीग्रल ऑफ कंटूर इंटीग्रल, जो भी कंटूर इंटीग्रल का नाम है, हमने यहाँ पर गामा दिया है, तो गामा FZ DZ इक्वल टू 0 होता है। अब हम इस गामा FZ DZ को दो कर्व के रूप में रिप्रेजेंट कर दें जो कि हमने अलग अलग बनाए हैं। तो अभी हम यहाँ पर इसके नाम दे देते हैं। ये सपोज हमारे पास में Z0 से लेके Z तक, इस Z0 का नाम, इस Z0 का हमारे पास में ये P पॉइंट है, ये सपोज़ यहाँ पर Q है, यहाँ पर R है और यहाँ पर S है। या हम इनको पॉइंट्स को P और Q पॉइंट्स को ले लेते हैं। P और Q ये पॉइंट्स हो गए और बीच में जो ये डिस्टेंस है, ये इसको हम यहाँ से R और S से रिप्रेजेंट कर देते हैं।
तो हम क्या करेंगे, हमने ये इंटीग्रल लिखा कि हमारे पास जो गामा इंटीग्रल है वो गामा इंटीग्रल क्या है हमारे पास में, इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ से हम इधर गए, क्लोज कंटूर को हमेशा एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं, तो ये वाला एंटी क्लॉकवाइज है तो पहले इसको लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास आया C2 FZ DZ प्लस यहाँ पर कंटूर इंटीग्रल C1 उल्टा जा रहा है इधर से, तो जब ये एंटी क्लॉकवाइज इसको लेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस C1 FZ ऑफ DZ, और विच इज़ इक्वल टू क्या है, 0 है। तो हम इसका रास्ता ले लेते हैं, विच इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ PRQ FZ DZ माइनस इंटीग्रेशन ऑफ QSP, क्योंकि ये यहाँ से उल्टा चल रहा है तो यहाँ पर हमने इसको माइनस लगा दिया, QSP FZ DZ इक्वल टू 0, और इंटीग्रेशन ऑफ C2 FZ DZ माइनस इंटीग्रेशन ऑफ C1 FZ DZ इक्वल टू 0, और विच इज दैट इम्प्लाइज इंटीग्रेशन ऑफ C1 FZ DZ, हम इसको उधर ले गए, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ C2 FZ DZ। इसका मतलब जो इस कर्व का इंटीग्रेशन की वैल्यू C1 के लिए है वही C2 के लिए है, अतः Z0 और Z को मिलाने वाले किसी वक्र के अनुदिश, Z0 और Z को मिलाने वाले किसी वक्र के अनुदिश समाकलन हमारे पास समान है। तो ये हमारे पास इंटीग्रल समान है, अतः ये केवल बिंदुओं Z और Z0 पर निर्भर करता है। ये जो हमारा कर्व है उसका जो इंटीग्रल हम निकालते हैं वो केवल बिंदु Z0 और Z पर ही निर्भर करता है, इसलिए ये इसके पाथ से स्वतंत्र होगा। ये आपकी थ्योरम भी यहाँ पर ये थी कि इफ़ FZ इज एनालिटिक इन अ सिंपली कनेक्टेड डोमेन G, then the indefinite integral Z0 to Z FZ DZ is independent of the path joining Z0 with Z in G। ये मैंने आपको पूरे डायग्राम से इसको समझा दिया है। अभी अगर आपको समझ में आ गया हो तो ठीक है, नहीं आया हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट्स में जाके पूछ सकते हैं। थैंक यू।